के बाद आपकी मोहब्बतें, बुरहानपुर की मोहब्बतें आपको खींच कर लाई और आप बुरहानपुर तस्लीम लेकर आए। रास्ता बनाए, वीडियो के रास्ते आगे आपको हेलो हेलो, आप लोग खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें, स्टेज से थोड़ा सा पीछे होने की कोशिश करें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से थोड़ा सा पीछे होने की कोशिश करें। बैठ जाए, तशरीफ रखे, नीचे तशरीफ रखे, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए, खामोशी क्या करें। स्टेज पर जो लोग तशरीफ रखते हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग अपनी जगह बैठे। मैं मौजूदाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग तशरीफ रखें। आप अपने हर लतीफ, आप अपने महबूब शायर आज जनाब इमरान बख्श साहब स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। मेरी जहाँ तक आवाज पहुंच रही है, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके आप लोग खामोशी इख्तियार करें, शोर ना करें, आप लोग शोर ना करें। में मौजूद मोहब्बतों के शहर बुरहानपुर की जिंदा दिल अवाम को सलाम करता हूं। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तारीखी इकबाल चौक और उस पर मौजूद हजारों हजार नौजवान साथी बुजुर्ग, मुझे दूर से सुन रही मेरी माएं बहनें, सबको सलाम करता हूं। लंबे अरसे के बाद आपके बीच में हाजिरी हुई है। आपसे ये कहने आया हूं कि मैं परसों जबलपुर में था, उससे पहले तेलंगाना में था, हैदराबाद में, और उसके बाद यहां आया हूं, यहां से फिर तेलंगाना चला जाऊंगा। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ, खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। बुरहानपुर वालों, आज आखिरी दिन आपके बीच में आया। पहले आने के लिए दावत थी, कई बार आने की तरतीब बनी, लेकिन आज आखिरी दिन आया क्योंकि मैं भी जायजा ले रहा था कि बुरहानपुर करने क्या जा रहा है, कौन सी क्रांति करने जा रहा है। तकरीरें सुन रहा था, जज्बाती नारे सुन रहा था, और फिर मुझे आखिर में लगा कि नहीं, मुझे जाना ही चाहिए। मुराद साहब का शेर है ना कि लाल नीले कई रंगों के अलम आएंगे, और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे।
बुरहानपुर वालों, आप मुझे मेरी शायरी के हवाले से जानते पहचानते हैं, लेकिन इन 5 सालों में एक इजाफा यह हुआ है कि आपका वो शायर जिसके लिए आप दुआएं करते थे, जिसे नज़्में सुन करके आपने किन्हीं मासूम लम्हों में उसकी सलामती की दुआएं की, आपकी दुआओं ने उसे सिर्फ शायर नहीं रखा बल्कि उसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके बिठा दिया। और संयोग भी ऐसा है, इत्तेफाक भी ऐसा है कि मुझे जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका आया तो मैं कहीं और से नहीं बना, बल्कि आपके 10 किलोमीटर से जहां का बॉर्डर शुरू होता है, महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके पार्लियामेंट में पहुंचाया गया। इसलिए बुरहानपुर और महाराष्ट्र बिल्कुल बॉर्डर पे है, बहुत करीब है। मुझे आपके बीच में हाजिर होना पड़ा। मैं यहां आपसे ये कहने आया हूं कि मेरे भाई, पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में खड़े होकर के मध्य प्रदेश का कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, हर सर्वे क्या कह रहा है कि पूरे सूबे को मामू बनाने वाले मामा जा रहे हैं, कोई ताकत अब उन्हें रोक नहीं सकती। कल प्रधानमंत्री जी ने इंदौर में रोड शो किया और वो इतना फ्लॉप शो था कि उससे ज्यादा भीड़ तो आज बुरहानपुर के इस चौराहे पर मौजूद है। मामा की विदाई तय है, मामा जा रहे हैं और कांग्रेस कम से कम 150 सीटों के साथ यहां हुकूमत बनाएगी। मैं इसलिए भी आया हूं, मेरे आने का मकसद बड़ा है। मैं यहां इसलिए आया हूं बुरहानपुर वालों कि जब सरकार बनने जा रही है तो सरकार में भागीदारी तय करने के बजाय मैंने सुना है कि मेरे कुछ नौजवान दोस्तों को जज्बाती बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आओ ये कर दे, वो कर दे। बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही हैं, ये बताया जा रहा है कि हम बुरहानपुर को तो हैदराबाद बना देंगे, यही कहा जा रहा है। वही हैदराबाद जहां 77,000 एकड़ वक्त की जमीनों में से 57,000 एकड़ जमीनें लूट ली गई, बेच दी गई। आप वो बनाना चाहते हैं? आप वो बनाना चाहते हैं जहां ओल्ड हैदराबाद में डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ तकरीरें हुई? कभी हबीब जालिब ने कहा था कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। मैंने सुना कि नारे लगवाए जा रहे हैं, मजहबी नारे। मैं दानिश्वर लोगों के बीच में खड़ा हूं। बुरहानपुर वालों, अपने मजहबी नारों को सियासी जलसों में लगाना बंद करो, वरना इतना बड़ा नुकसान है कि आने वाली नस्लें उसका भुगतान नहीं कर पाएंगी। सियासत अलग चीज है, मजहब अलग चीज है। जब तुम यही तवक्को भाजपा से करते हो तो फिर किसी और से क्यों उनके साथ शामिल होते हो? यही तवक्को तो भाजपा से करते हो ना कि भाजपा धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करती है, तो जो मजहब का इस्तेमाल सियासत के लिए कर रहे हैं उनके साथ कैसे खड़े हो गए आप लोग? कहां चली गई समझदारी? मैं मेरे भाई मैं ये कहने आया हूं कि हुकूमत बनने जा रही है। मैं जानता हूं आपकी नाराजगी थी, एक मकाम पर कहीं आपका गुस्सा सही भी हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन टिकट सिर्फ विधानसभा का नहीं होता है, और भी टिकट होते हैं, और भी टिकट होते हैं। यहां आकर के आपके बीच में कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने दिया क्या आपको? जिसका नाम राजा सिंह है, पहले उसे हरा लीजिए, फिर हराने की बात कीजिए। और वो किस तरह के भाषण देता है सुना है? अल्लाह के रसूल की शान में कैसी बातें करता है, गालियां देता है। लेकिन मजे की बात यह है बुरहानपुर वालों की, उसे हराने की कोशिशें तो छोड़ो, उसके खिलाफ कैंडिडेट तक नहीं देते, उसके खिलाफ कैंडिडेट तक नहीं देते। नहीं दिया है, इस बार उठा के चेक कर लीजिए, नहीं दिया। मैं हैदराबाद में ही था, अभी हैदराबाद से ही लौटा हूं, फिर हैदराबाद जाऊंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि हाँ, गुस्सा होना चाहिए। आपका गुस्सा एक मकाम पे, मैंने कहा ना, हो सकता है सही भी हो, लेकिन वे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को, अक़लियतों को दिया ही क्या है? मैं बताता हूं क्या दिया।
वो कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है कि जब बंटवारे के वक्त दोनों तरफ लहू लहू मंजर थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़े और उन्होंने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाया और देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने रफी अहमद किदवई साहब बड़े नेता को इस देश का पहला कृषि मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने सैयदा अनवर तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है बुरहानपुर वालों जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने ए.के. एंटनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने ज्ञानी जैन सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। और वो कांग्रेस पार्टी है जिसने दिन खामोश से रहने वाले सरदार मनमोहन सिंह को उठाया और उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। अक़लियतों का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। अक़लियत में 6 कम्युनिटीज आती हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध। मुल्क सबसे मिलकर बनता है। मेरे भाई, मैं नहीं आता, यकीन जानिए मैं नहीं आता। अगर मुझे ये इल्म हो गया होता या मुझे ये सर्वे में पता चल जाता या फिर मैं इस बात की पुख्तगी कर लेता कि कहीं कुछ मामला बनने जैसा है तो मैं नहीं आता। बमुश्किल 8,000, 10,000, 15,000 वोट काटने की बात है बस। पिछली बार शेरा जी कितने वोट से जीते थे? अब सोच लो अगर उसी में से 5-7, 10,000 वोट काट लिया तो क्या होगा? नुकसान होगा ना, बड़ा नुकसान होगा। उस नुकसान को हम झेल रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, हम झेल रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे 2-2 हजार वोट काट करके किस तरह से सेकुलर पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाया गया। हमने देखा है बिहार में किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। और एक बड़ी बात कहता हूं कि हुकूमत बन रही है, हुकूमत में भागीदार बनो। आपको नए झंडे उठाने का बहुत शौक रहता है। हमारी कौम का अजीब मिजाज है, बागी है ये कौम, मैं जानता हूं, लेकिन इसे समझाना पड़ता है तो समझती भी है। मेरे भाई, नए झंडे उठाने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा है। वहां भी सिर्फ तकरीरें हैं, तकरीरों के अलावा कुछ नहीं है, झूठी तकरीरें हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैंने कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी है कि एक ऐसे वक्त में जब लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे हो, आपके लिए लड़ने वाले, आपके लिए बोलने वाले, आपके लिए जूझने वाले इमरान प्रताप गोरी को उठाया और देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पार्लियामेंट बनाकर उठाया। और वो आज आकर के कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दिया ही क्या है। मेरे भाई, घर में नाराजगी हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, नाराजगी होनी भी चाहिए, अपने हक के लिए मांगना भी चाहिए, जिद भी करनी चाहिए, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली नहीं बन जाना चाहिए। इतना तो समझदारी दिखानी पड़ेगी। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि हुकूमत बनने जा रही है, तो आप भी मान रहे हो ना कि हुकूमत बनने जा रही है। यहां बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो कांग्रेस पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं। कुछ ऐसे भी नौजवान साथी होंगे जो इत्तेफाक ना भी रखते होंगे, मैं उनसे मुखातिब हूं। और जहां मेरी आवाजें पहुंच रही हैं, वो मेरे नौजवान जो जज्बाती नौजवान हैं, जिनके लिए मिल्लत का दर्द बहुत बड़ा करते हैं, उनसे खासतौर से मुखातिब हूं कि दे लेना मुझे सोशल मीडिया पे गालियां, कर लेना मेरे खिलाफ फेसबुक पे जितने पोस्ट करने हो। मैं तो 2017 से नामदेव से झेल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। मैं जानता हूं नुकसान क्या किया जा रहा है, मैं जानता हूं कि क्या नुकसान किया जा रहा है। और एक बात और सुन लेना, अगर सरकार ना हो, अगर सरकार आपकी अपनी ना हो, तो पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर दमदार विधायक ना हो तो थाने से मोटरसाइकिल नहीं छुड़वा सकता, तकरीरें कितनी भी बड़ी बड़ी कर रहे। इसलिए सरकार के भागीदार बनो, सरकार के भागीदार बनो। मिलाकर चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। 4000 किलोमीटर अपने पैर की छालों की परवाह किए बगैर राहुल गांधी चलते रहे,
वो नफरत कम होगी तो फायदा किसका होगा? अमन सुकून होगा तो किसका फायदा होगा? मेरे भाई, इस बार खतरा बहुत बड़ा है। इस बार खतरा आईन पर है, इस बार खतरा जमहूरियत पर है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलने की साजिशें हैं, उसको पामाल करने की साजिशें हैं। हद तो यह हो गई है कि नई पार्लियामेंट बनी तो सुना ना किस तरह से गाली दी गई पार्लियामेंट के अंदर। जुल्म के तक तलक आ पहुंची है, आखिरी हद तलक आ पहुंची है। वो जो नफरत थी गली कूचों में, अब तो संसद तलक आ पहुंची है। मेरे भाई, हमारे कानून ने सुना है वो गालियां। इसलिए मैं कहने आया हूं आपसे, ये इलेक्शन सिर्फ मध्य प्रदेश में हुकूमत बदलने का इलेक्शन नहीं है बुरहानपुर वालों, ये 2024 का सेमीफाइनल है। अपना मकसद बड़ा करो, अपनी सोच बड़ी करो। एक विधायक चुनने का इलेक्शन नहीं है ये 2024 में दिल्ली में सरकार बदलने का सेमीफाइनल है। और अगर चूकोगे तो नुकसान होगा, पछताओगे। मैं इसलिए आपके सामने अपना दामन फैला के ये कहने आया हूं कि सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने में भागीदार बनो। आपकी जो नाराजगी है वो सबके नॉलेज में है, एक एक नेता के नॉलेज में है। मेरी सबसे बात हुई है और मैं वादा करता हूं बुरहानपुर वालों कि उसकी भरपाई भी की जाएगी। सरकार बनने दीजिए, इस बुरहानपुर को कुछ ऐसा दिया जाएगा कि बुरहानपुर भी कहेगा कि हुकूमत में उसकी जोरदार भागीदारी है। ये मैं आपसे वादा करता हूं। आपने मुझे अपना नुमाइंदा बना करके, आपने अपनी मोहब्बतों के बदौलत मुझे पार्लियामेंट में बैठाया है, अखिलती सेल का माइनॉरिटी चेयरमैन, नेशनल चेयरमैन बनाया है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जिस दिन आपके मसलों पर लड़ने की जरूरत पड़ेगी, मैं आपके पाले में खड़ा नजर आऊंगा, सियासत के पाले में खड़ा नजर नहीं आऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैं इसलिए कहने आया हूं मेरे भाई, सुरेंद्र जी चुनाव जीत रहे हैं। थोड़ी सी अगर कोर्ट कसर रह गई तो अगले 5 साल कितना पछताना पड़ेगा, सोचा है ना? तो कोर्ट कसर मत छोड़िए। वो जो तकरीरें करता है उसका नाम पता नहीं लग जाएगा, नाम लूंगा नहीं, जानता है ना? वो दोनों टांगे ऊपर कर लेता है, नासिर बैठा इस बात को जानता है। जानते हो क्यों कर लेता है? उसे लगता है कि रात में जब आसमान टूटेगा तो मैं अपनी टांगों से आसमान रोक लूंगा। उसे लगता है कि दुनिया चल रही है तो मेरी वजह से चल रही। नहीं भैया, आपकी सिर्फ तकरीरें चल रही है, आपका सिर्फ धंधा चल रहा है, आपकी सिर्फ दुकान चल रही है। मैं जानता हूं जितना हमला उनको बीजेपी पे करना था, उससे ज्यादा कांग्रेस पे हमला। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे मेरे भाई, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? यही सवाल तो नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। वो दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के मोदी जी कह रहे थे, बताइए कांग्रेस ने 70 साल में आपने क्या किया? खड़गे साहब मुड़े, बोले इमरान मत बताना, बता दोगे तो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का। ये भाजपा के लोग हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं, 70 साल का हिसाब मांगते हैं। हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं, बताना मत, करना ये उसको भी बेच देंगे। और एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, आपकी तालियों का शोर जाएगा दिल्ली तक, मैं जानता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। 70 साल का हिसाब मांगती है। वहां भी सिर्फ भाषण है, वहां भी सिर्फ नारे हैं, पैर धोएंगे। मामा जी मैंने देखा पैर धोएंगे। प्रधानमंत्री जी रोहित वेमुला का जब मामला आया तो रोने लगे, जज्बाती हो गए। तो मुझसे पत्रकार साथी ने कहा कि इमरान साहब आज तो प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा वो किसी का शेर है कि वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कदर करता हूं, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। झूठों की सरकार है भोपाल से लेकर के दिल्ली तक। बुरहानपुर वालों, इन सरकारों को बदलने का वक्त है। कौन बदलेगा? कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है,
जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कांग्रेस लड़ रही है, बाकी सब भाषण दे रहे हैं, कांग्रेस जमीन पे लड़ रही है। 4000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? पैदल 4000 किलोमीटर। मेरे पैर के 10 जो उंगलियां हैं उनमें से एक में भी नाखून नहीं बचा था, जबकि मैं पूरा 4000 नहीं चला था, बल्कि तो 2500 किलोमीटर ही चला। सोचिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चलता रहा वो शख्स, सिर्फ इसलिए कभी नफरत कम हो जाए। मेरे भाई, आप तो इस बात पर यकीन रखते हैं, आप तो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले उसे दे दी जाए। रखते हैं इस बात पर ईमान की नहीं? रखते हैं इस बात पर ईमान ना? तो मेरे भाई, मैं राहुल गांधी की उस मोहब्बत के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं, अपना दामन फैला करके। आपके शहर से भी गुजरी थी वो यात्रा, आपके शहर से भी गुजरी थी वो यात्रा, आपने दामन फैला करके राहुल गांधी को मोहब्बतें दी थी। अगर खुदा न खास्ता कोई गलती हुई तो राहुल गांधी के दिल पे क्या गुजरेगी? मैं जब उस शहर से आया था, मोहब्बतें समेट करके उस शहर में मुझे ठुकरा दिया, क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मेरे भाई, जब कर्नाटक में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई है, तो मध्य प्रदेश में तो शोरूम खुलना चाहिए। शोरूम खुलना चाहिए। शोरूम खुलेगा। और एक बात समझ लेना, तकरीरों के नाम पर कितना भी जज्बाती किया जाए, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, आपके 90% मामलों के हल उसी दिन हो जाते हैं जिस दिन सरकार बदल जाती है। अधिकारियों के मिजाज बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है। तो मेरे भाई, विधायक नहीं, सरकार बदलो। विधायक नहीं, सरकार बदलो। सरकार बदलने के लिए वोट करो। पूरा मध्य प्रदेश, पूरा तेलंगाना, पूरा राजस्थान, पूरा छत्तीसगढ़ एक सुर में कांग्रेस के साथ खड़ा है। मध्य प्रदेश में एक एक इलाके में दलित हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, पिछड़े हो, एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार बदलना है इस बार। ये व्यापम वाली सरकार है, ये झूठों की सरकार है। इस सरकार को बदल के रख देना है। और एक बात और आपसे कहता हूं कि जब जंगल में आग लगती है, बहुत संजीदगी से इस बात को ले जाना कि जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। याद रखना मेरी इस बात को। मैं बहुत संजीदगी से आपसे ये बात कहने आया हूं कि मेरे भाई, ये इलेक्शन बहुत अहम है। ये इलेक्शन बहुत जिम्मेदारी का इलेक्शन है। खूब जाइए, नारे अगर लग रहे हैं तो खड़े हो जाइए, ताली बजा लीजिए। आज के बाद 5 बजे के बाद तो वैसे भी नहीं जाएंगे, दुकान तो समझ ही जा रही है सबकी। अब तक जो किया तो किया, लेकिन अब आपका भाई, आपका शायर दोस्त जिसे आप पसंद करते हैं, जिसके लिए दुआएं करते हैं, वो आपसे ये कहने आया है कि हुकूमत में भागीदार बनो। जज्बाती बनना अच्छी बात नहीं है, हुकूमत में भागीदार बनना समझदारी भरा कदम है। और वो कदम यही है कि कांग्रेस के साथ चलना, कांग्रेस के साथ चलना है। सूबे में कांग्रेस की सरकार बनानी। मैं अगले थोड़ी देर आपसे ये कह रहा हूं कि या तो फिर यारियां नहीं होती या अदाकारियां नहीं होती, या तो फिर यारियां नहीं होती या अदाकारियां नहीं होती। जिसको चलना है आज साथ चले, रोज तैयारियां नहीं होती, चलना पड़ेगा साथ में। मैं अभी इंदौर से आया, सुबह रात में 5 बजे, 5:15 बजे की फ्लाइट थी दिल्ली से, फिर इंदौर उतरा। इंदौर से भाई माशाल्लाह क्या सड़कें हैं शेरा साहब आपके सूबे की। इंदौर से बुरहानपुर पहुंचने में ऐसा लग रहा था मैं सफर नहीं कर रहा हूं, बल्कि आखिरी सफर कर रहा हूं। सड़कें ऐसी हैं, और चैनलों में बैठ के भाजपा के नेता बताएंगे कि हमने तो चमचमाती सड़कें बना दी। मतलब झूठ बोलने में क्या कमाल की महारत हासिल है भाजपाइयों को। वो पिछले दिनों भाजपा के मंत्री जी गांव में पहुंचे, बोले गांव वालों बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, हम सारी समस्या दूर कर देंगे। तो गांव वाले बुरहानपुर की तरह भोले भाले लोग थे, वो निकल के सामने आए, उन्होंने कहा साहब 2 समस्या है। बोले बताओ। बोले पहली ये है कि हमारे शहर में, हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है। तो मंत्री जी ने अपना मोबाइल निकाला, डाटा पता नहीं किसको फोन पर, बोले कल तक यहाँ पे डॉक्टर्स आ जाने चाहिए, हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए। फोन रख दिया। फिर बोले बताओ दूसरी समस्या क्या है। तो गांव वालों ने कहा साहब दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई भी नेटवर्क नहीं है।
ये है इनका झूठ। समझ में देर से आएगा, मैं जानता हूं। ये है इनका झूठ। इसलिए झूठ के खिलाफ खड़े होइए, सरकार बदलिए। ये जितने झूठे हैं इन्हें ये एहसास दिला दीजिए कि नहीं, मजहबी नारे हमारी मजहबी महफिलों के लिए है, सियासी महफिलों के लिए नहीं है। हम अपने मजहबी नारों को सियासी जलसों में लगाने से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये वही राजनीति है जो भाजपा कर रही है। ये वही राजनीति है जो इस मुल्क को बांटना चाहती है। एक तरफ 85% खड़े हो जाए, एक तरफ 15% खड़े हो जाए, ताकि दोनों की दुकान चलती रहे। लेकिन उस दुकान में आम आदमी के लिए न तो मोहब्बत है, न एकजुटता है, न प्यार है। ये वो शहर है जो गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। ये वो शहर है जिसकी विरासत पर हिंदुस्तान नाज करता है। ये वो शहर है जिससे ताजमहल मंसूब है। ये वो शहर है। तो इस शहर की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मैं एक खुसूसी बात आगे बुनकर भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैंने पार्लियामेंट में 3 मिनट आपके लिए आवाज उठाई और उसमें बुरहानपुर शहर का नाम लिया और मैंने ये कहा कि पूरे मुल्क में बुनकरों के उद्योग को तबाह किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कैपिटल सब्सिडी देती थी 30%, इस सरकार ने वो बर्बाद कर दिया है। आने वाले वक्त में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपकी दुआ रही तो मैं सरकार का एक अहम हिस्सा रहूंगा दिल्ली में। तो मैं वादा कर रहा हूं कि मेरी कलम से, मेरे हाथ से, मेरी आवाज से जो सबसे बुनियादी काम होगा हिंदुस्तान में, वो बुनकर भाइयों के लिए होगा। ये मेरा वादा है। मैं राहुल जी का दामन पकड़कर, राहुल जी का हाथ पकड़ के बुनकरों के लिए काम करवाऊंगा। मैं पूरे देश में बुनकर सम्मेलन कर रहा हूं। मैं बोकारो में कर चुका, रांची में कर चुका, भिवंडी में कर चुका, मालेगांव में कर चुका। अगला आप शेरा को जिता करके विधायक बना दीजिए, सूबे में सरकार बना दीजिए। जल्दी ही भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन यहां भी करेंगे हम लोग। ये हमारा आपसे वादा है। वक्त कम बचा है, थोड़ी शायरी भी सुना दूं, नहीं आप नाराज हो जाएंगे, जानता कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। हमें लगना चाहिए कि बुरहानपुर बोल रहा है, बुरहानपुर की आवाज सुनाई पड़े। बैठो, आप बैठो। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, अब तैयार रहना यहाँ से वहां तक, कि तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, बुरहानपुर वालों, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना, जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए का था उसे मामा ने क्या रेट में बेचा, 100 रुपए के पास। वो नारा याद है ना, बहुत बड़ी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, वो नारा याद है ना। गैस सिलेंडर कितने का बेचा, खाने वाला तेल जो 70 रुपए लीटर था उसे कितने का बेचा। और तो और छोड़ो, टमाटर दिल्ली में 250 रुपए किलो बिका। एक दिन में अपनी गाड़ी में बैठ के पार्लियामेंट जा रहा था, तो पार्लियामेंट से 50 मीटर पहले प्रेस क्लब के पास मैंने देखा टाटा 407 लगी है और सूट पहने हुए लोग
तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा भाई रोक देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जब हमने पलट के देखा तो पता चला सब्सिडी वाला टमाटर बिक रहा है वहां पर 250 रुपए किलो टमाटर। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है कि 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। कांग्रेस क्या कह रही है महंगाई कम करेंगे, पेंशन देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मेरे भाई खवातीन के लिए क्या कह रही है कि हम उनके अकाउंट में पैसा देंगे। हम तो सरकार से जो दिल्ली में बैठे हुए रहनुमा उनसे यही कहना चाहते हैं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मां, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं तो शायर हूं, बोल देता हूं। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कई मुकदमे में यहाँ ऐसे हैं, मेरा नाम औरंगाबाद से मेरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम करता है। वो बता रहा था कि कई तो ऐसा है जो बता रहे हैं कि बस यही पार्टी है तो अल्लाह रसूल की पार्टी और कोई पार्टी नहीं है। अच्छा जो ये बात बता रहे हैं उनसे पलट के पूछ रहा कि मेरे भाई तुम ये बताओ कि पिछले कुछ दिनों पहले तुम वही अल्लाह रसूल वाली पार्टी छोड़ के समाजवादी में क्यों गए थे और फिर वापस क्यों लौट के आए। अगर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे बात करके वोट मांगना है तो फिर मैंने तो 2012 में फलस्तीन पे नज़्म लिखी थी। 2012 में तो मेरा हक तो 4 गुना बढ़ता है। मेरे भाई मैं फिर एक बात कह रहा हूं। हाँ मैं यही तो कहता हूं कि अपने जज्बात का सियासत में इस्तेमाल होने से बचाओ, बचाओ, बचाओ खुदा के लिए। बहुत शातिर लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, अकलियतों के जितने बड़े नेता थे सब बर्बाद कर दिए गए या नहीं कर दिए गए। आजम खान का कसूर क्या था? जौहर यूनिवर्सिटी बनाई थी बच्चों को तालीम देने के लिए, जेल में है। बाकियों के हश्र देख रहे हो, लेकिन आज तक उनके यहां कभी ईडी गई, सीबीआई गई, इनकम टैक्स गया नहीं गया। रेड कॉर्पेट बिछा है। क्यों बिछा है? क्योंकि भाजपा को फायदा है उन तकरीरों से। वो तकरीरें कब, कहां, कैसे बोली जाती हैं, कहां से कठपुतली की डोर संचालित होती है, मैं जानता हूं। बात करें बहुत अरे भाई क्या कर रहे हैं, सामने आ गए बड़े भाई आगे मत आओ यार, क्या कर रहे हैं। भाई धक्का ना दो यार। भाई रुक गए।
में चढ़ जाओ, वो जाएगी दूर तक, बड़े बोल खेल ही जाएगी, जाएगी पंप